बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ शहजादा, बिल्कुल खैरियत है। सर बड़ी मेहरबानी, नवाज़िश आपने टाइम दिया। आप पॉलिटिकल साइंस को भी समझते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी समझते हैं। थोड़ा-सा आगाह कीजिएगा, लाहौर के जो हल्के हैं, मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था किसी दौर में। बात हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर से कि जी किसी दौर में पीपल्स पार्टी का गढ़ था, उसके बाद नून लीग का गढ़ हुआ, फिर पिछले 13 से लेके 18 में तहरीक-ए-इंसाफ का गढ़ हुआ। आप किस तरह देखते हैं आप अवाम का किस तरह देखते हैं कि किस पार्टी का गढ़ है या किसी का भी गढ़ नहीं रहा ये? अच्छा ऐसा है शहजाद साहब, आपने जो बड़ी वैलिड सी बात की है कि ये मुख्तलिफ दौर में साथ हिस्ट्री आपने बताई है इसकी कि ये गढ़ रहा है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मुख्तलिफ टाइम पे लाहौर जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का गढ़ और घर क्लेम करते रहे वो। लेकिन लाहौर की नहीं बड़ी मिक्स पॉलिटिक्स है। लाहौर में बिरादरियाँ हैं, लाहौर के अंदर सियासत बड़ी और तरह की है, स्कूलों और कॉलेजों का शहर है और उसके साथ-साथ आप देखें भुट्टो साहब को एक ज़माने में यहाँ से बहुत कुछ मिला, मियाँ नवाज़ शरीफ को बहुत कुछ मिला, फिर उसके बाद ज़माना बदला और पीटीआई को बहुत कुछ मिला और अभी आप देखें थोड़ा-सा अगर हम पीछे जाएँ ना, तो ये जो इलेक्शन हमने ज़िमनी देखे थे इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद, तारीखी तौर पे हम बात कर लें, तो लाहौर में जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता था, उस टाइम पर लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर एक आध सीट छोड़ के बाकी सारी जो है ना वो पीटीआई जीत गई थी। तो लाहौर का जो मिज़ाज है, वो ज़रा एक मिक्स सा मिज़ाज समझा जाता है कि यहाँ के लोग जब किसी को सर पे उठाते हैं, तो बहुत उठाते हैं, और जब गिराते हैं तो पता नहीं चलता। तो हम एज़ सच उस तरह तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले इलेक्शन के अंदर लाहौरिये जो है ना, वो बड़े कॉन्शियस हैं। लाहौरिये समझते हैं कि जो हमें डेवलपमेंट देगा, जो तालीम पे बात करेगा और फिर जो नई नस्ल है, उनका एक अपना ऑरा है, वो समझते हैं कि जो हमारे साथ यूथ के मसाइल को लेके चल सकता है। लाहौर की बड़ी सारी आबादी यूथ के ऊपर मुश्तमिल है और आपको पता है कि यूथ जो है वो अपने आइकॉन सेट करके चलती है। तो हम अगर ये कहें कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इलेक्शन को, ये बड़ा मुश्किल है। कुछ कारकर्दगी और कुछ जो पार्टियों ने स्टैंड्स लिए होते हैं या पार्टियों ने अगर अपना मैनिफेस्टो दिया होता है, मैनिफेस्टो पे भी बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कहना कि लाहौर चूँकि फलाँ का ताल्लुक लाहौर से है, तो वो लाहौर का गढ़ है और लाहौर का गुरु है और वो लाहौर की पार्टी पॉलिटिक्स जो है ना, वो उसके ऊपर लेके तो वो जीत जाएगा। हम कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि सारी पार्टियाँ जो हैं, वो अपना-अपना काम कर रही हैं। अगर आप अभी देख लें, तो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जलसे शुरू हो गए हैं, अभी इलेक्शन की गहमा-गहमी शुरू हो गई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फलाँ पार्टी जीतेगी। लेकिन यस, कारकर्दगी और जो स्टांस लिया होता है या जो आपने क्या उसको कहते हैं एक पॉइंट दिया होता है कि जी हम इस चीज़ के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लाहौर वाले उस चीज़ पे अगर क्लिक हो गए हुए हैं, तो फिर लाहौर वाले आपको वोट देंगे। सर जिस तरह आपने बात की है लाहौर की कि मूड चेंज होता है और ये अवाम बड़ी समझदार है। सर केपी के भी अवाम तब्दीली देखती है, हर साल तब्दीली देखती है। लाहौर से फैसला होता है सियासत का, प्राइम मिनिस्टर का। 12 सीटें हैं, जो ज़्यादा जी। सीटें लेता है तो वो करता है। लेकिन क्या लगता नहीं है इतने पढ़े-लिखे शहर में यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद लोग अभी तक अपने मुस्तकबिल के बारे में उस तरह सोचते नहीं हैं, उस तरह सवाल नहीं करते। अभी तक हम बिरादरीज़्म पे फँसे हुए हैं, अभी तक हम दूसरी पॉलिटिकल को देखते हैं, अभी तक हम देखते हैं कि रोड कौन बनाएगा, डेवलपमेंट कौन करेगा। क्या इसके अलावा आप प्रोफ़ेसर हैं, यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह पढ़ाते हैं, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का है कि जो हम बाहर की दुनिया का मुकाबला कर सकें? शहज़ाद इसके अंदर ना अगर हम ये देखें कि बिरादरीज़्म तो आपकी माज़रत के साथ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सारी, आप चलें बहुत ज़्यादा पीछे ना सही पीपल्स पार्टी दौर से चले जाएँ, तो बिरादरीज़्म के ऊपर ही आपके वोट डलते हैं। लोग गाँव में ज़िम्मेदारी पे, प्रॉपर्टी डीलिंग पे, बाकी चीज़ों पे, अपने कारोबारों पे लोग खड़े होते हैं और जो प्रेशर है ना, उसके ऊपर वोट देते आए हैं। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की भी कि हम अभी तक उन चीज़ों से निकल नहीं सके
और जो आपके लीडर्स मोस्टली आते हैं वो भी उसी तरीके से लेके चलते हैं फैमिली पॉलिटिक्स को, फलां का बेटा, फलां की बेटी, फलां का भाई। तो इन चीजों से अभी तक हम निकल नहीं सके। और अगर आप समझते हैं कि ये अब फौरी तौर पे निकल जाएंगे, नहीं, हमें टाइम शायद और लगेगा। तालीम के साथ साथ शऊर तो आता है, लेकिन वो जो बाकी की बाइंडिंग्स होती हैं, अभी नौजवान नस्ल है, पीयर प्रेशर उनके ऊपर बहुत होता है। जो उनकी एज फेलोज होते हैं वो ट्रेंड लेके चल रहे होते हैं। अभी हर बंदे के हाथ के अंदर मोबाइल फोन है और वो एक चलता फिरता चैनल है। पहले एक जमाने में चैनल्स रेटिंग बताते थे, बनाते थे, वहां पे जलसों की तस्वीरें लगती थी, क्लिप्स चढ़ते थे, हम अपने तरीके से मैनेज कर लेते थे। लोग बड़े समझदार हैं। अभी आप इलेक्शन होने दें, आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट नजर आएंगी। तो ये आप अगर कहेंगे जी ऑल एंड सडन चेंज आ जाएगी, वो ऑल एंड सडन चेंज तो नहीं आने लगी। लेकिन यस, लोग सीखते हैं, लोग तजर्बा करके सीखते हैं। बहुत सारी चीजें लोगों ने समझी हैं, लोग समझदार हो गए यहाँ से। अगर मुझे आपको समझ है तो लोगों को भी समझ है। सर आपने जिस तरह बात की लोगों को समझ है, तो हम ये कह सकते हैं किसी एक बंदे का क्रेडिट जरूर है, चाहे वो जेल में हो, उनकी पार्टी का, उन्होंने लोगों को इलेक्शन पे बात करना सिखा दी। इससे पहले अगर हम बात करें, मैं भी किस गांव से तल्लुक रखता हूं, लोग इस तरह सियासत पे बात नहीं करते थे, बड़े फैसला कर देते थे और वोट डाल दिया जाता था। लेकिन अब लोग बात करना शुरू हुए हैं, और मेरा ख्याल है आने वाले दिन आप मुझे बेहतर गाइड कर सकते हैं। जिस तरह जलसे होते हैं, इन जलसों से हट के तमाम लीडर को बुलाया जाए, जिस तरह डिबेट होती है उन लीडर्स के साथ डिबेट हो, लोग बैठे, स्टूडेंट बैठे, उनसे उनका मैन्युफैक्चर पूछें, बिलावल भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, जो भी जितने लीडर है उनके साथ डिबेट होनी चाहिए, बड़े स्टेडियम में हो जहाँ पे स्टूडेंट हो, आम लोग हो। क्या इस तरह नहीं होना चाहिए? अब हमें इन जलसों की सियासत से निकल जाना चाहिए। रजा साहब, आप ना बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि शायद अमेरिका है जहां पे क्या उसको कहते हैं डिबेट होगी, एक पार्टी इधर बैठा है, एक बंदा इधर बैठा है, अपना मैनिफेस्टो दे रहा है, लोग सुन रहे हैं और उसी तरीके से वहां पर डिसाइड हो जाता है। प्री पोल जो क्या उसको कहते हैं सर्वे होता है, उससे अंदाजा हो जाता है कि कौन विनिंग कैंडिडेट है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसा अभी फौरी तौर पे नहीं होगा। कि अगर आप समझते हैं कि किसी एक पार्टी को क्रेडिट जाता है, अभी वो पार्टियां जो आप समझ रहे हैं कि क्या उसे कहते हैं, अगर पीटीआई की चले हम बात कर लेते हैं, कि अगर आप समझते हैं कि उन्होंने शऊर दिया, तो अब बाकी पार्टियों को भी शऊर देना पड़ गया है। आप अगर मौजूदा नून लीग के जलसे सुन लें, आप बिलावल भुट्टो को भी आज मैं सुन रहा था, तो अब वो भी वही मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं जो मौजूदा जमाने में। मैं ये नहीं कहता कि मैनिफेस्टो किसी का अच्छा है या बुरा है, सब ने बड़े अच्छे अच्छे मैनिफेस्टो दिए हैं अपने। इलेक्शन जो मैनिफेस्टो पे लड़ा जाता है, आप पीटीआई की अगर बात करते हैं तो उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था, जो बहुत सारी चीजें अचीवेबल नहीं थी, ठीक है, मतलब मैं ये बात करूंगा कि हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उनके मुखालफिन उनको वही बात कहते हैं कि जी आप ये नहीं कर सके। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जलसा किया है नोडेरो में या शायद तोडेरो में, तो उन्होंने भी कहा कि जी हम 30 लाख घर देंगे। और वो पीपल्स पार्टी का पुराना कार्ड उन्होंने कहा जी हम लोग तनख्वाहें डबल कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। आप नून लीग का आज सुने मैनिफेस्टो, तो वो भी कह रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, कसूर जैसे शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। या अभी उकाड़ा में आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा गई हैं, उन्होंने भी वही बातें तकरीबन की हैं। तो बात यह है कि मैनिफेस्टो देना एक अलग बात है, जैसे बाहर होता है कि उसी इलेक्शन मैनिफेस्टो के ऊपर लोग वोट देते हैं और फिर वो उसको करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैनिफेस्टो देने के बाद उसको अचीव नहीं किया जाता, वो अचीव होता नहीं है। वो माजरत के साथ सारी पार्टियां आप देख लें, वो वहीं रह जाती हैं और बहुत सारी हर्डल्स आ जाती हैं, तो आपका मैनिफेस्टो तो धरे का धरा रह जाता है। और अल्टीमेट फिर वो सारा जो आपका एजेंडा है वो एक नॉन पार्लिमानी सा वर्ड है, कि वो जो इलेक्शन का प्रोग्राम था वो तो, हाँ समझ गए आप। तो सर ऐसा मैं समझ ऐसा, गया। हाँ वो सर नहीं, वैसा नहीं बात है। आप बात ठीक कर रहे हैं। मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो तो जमात इस्लामी का बहुत अच्छा है, अगर हम स्टडी करें सारी जमातों से हटके तो मैनिफेस्टो तो बहुत आते हैं। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चले हम थोड़ी सी एजुकेशन की बात कर लें। हमारी यूनिवर्सिटियों में जो हमें एजुकेशन दी जा रही है, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, चले मैं एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, उसको जाना जाता है, चले उन वहां के बच्चों को नौकरी भी मिल जाती है। हम चले एक लम्स की बात कर लें, मैं लम्स से वैसे नहीं पढ़ा हुआ, तो पाकिस्तान में एक दौर था जब हम पढ़ते थे कि लम्स के बच्चों को एमबीए करते जॉब मिल जाती थी।
हमारे बच्चों के लिए तो कैरियर काउंसलिंग ही नहीं है कहीं पे, ये बताया नहीं जाता कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी डिग्री की जाएगी, क्या होगा। या यूनिवर्सिटियां बना देना, मेडिकल बना कॉलेज बना देना, क्या सोल्यूशन है नौजवानों के लिए? सोल्यूशन है ऐसा? हाँ, यस, काम की बात यह है कि थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूंगा कि अगर आप कुछ साल पहले की उठा के देख लें तालीम की जो शरह है बड़े सगीर के अंदर, तो हिंदुस्तान आपसे आगे है। और अगर आप श्रीलंका की बात करें तो 97% उनकी आबादी पढ़ी लिखी है। लेकिन श्रीलंका इतनी तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी गरीब मुल्क क्यों, और वहां पर उनका डिफॉल्ट क्यों हो गया? और इवन आप चले पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर भी यूनिवर्सिटियां और बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रही हैं, और हर यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारे से अच्छा तो कोई भी नहीं करता। हमारा मसला ये है कि हमने अपनी यूनिवर्सिटियों को, जो उनका R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो इंडस्ट्री से लिंक नहीं किया। जब तक आप लिंक नहीं करेंगे, आप डिग्रियां बांटते रहे, बेरोजगारों की फैक्ट्रियां लगी रहेंगी। आप पूरी दुनिया के अंदर देख ले कि वहां पर जब कोई प्रोजेक्ट या रिसर्च इनिशिएट होती है तो उसके पीछे इंडस्ट्री बताती है कि इसकी जरूरत है। हम ऐसी रिसर्च करवाते हैं कि जिसका कोई सर पैर नहीं होता, हमें सिर्फ डिग्री चाहिए होती है, दैट्स इट। वो जुगाड़ू किस्म के जो काम हम करते हैं ना, तो मादरत के साथ फिर ऐसा ही चलता रहेगा। अगर आपकी इंडस्ट्री लिंक हो जाए आपकी एकेडमिया के साथ, कुछ इदारे कर भी रहे हैं, मैं नहीं कहता कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। और जब तक ये ऐसा नहीं होगा, आपकी इंडस्ट्री आपके एकेडमिया से लिंक नहीं होगी, नीड बेस्ड रिसर्च नहीं करवाएंगे और उसको इंडस्ट्री के अंदर आगे लेके नहीं चलेंगे, तो आप फिर जुबानी कलामी डिग्रियां देते रहेंगे, बेरोजगारों की फैक्ट्रियां बनती रहेंगी, लोग फ्लाई करके बाहर जाते रहेंगे, ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। सर एक एक दौर था जब हमारे वाले साहब, हमारे चाचा एमए करते थे, बड़ा समझा जाता था कि उसने एमए किया। एमए के बाद अगर एमएड कर लेते थे तो बड़ी डिग्री हो जाती थी कि एमए के साथ डबल एमएड भी उसने किया जी, एमएड किया है। आजकल तो पीएचडी इतनी आम है, अगर हम हर तीसरे चौथे बंदे को देखें तो पीएचडी मिल जाता है जी, मैं डॉक्टरेट हूं, मैंने इसमें पीएचडी की है। उस पीएचडी का हमें क्या फायदा, हमारी यूनिवर्सिटीज को क्या फायदा, हमारे नौजवान को क्या फायदा ऐसी पीएचडी का? तो ये कौन आगे ठीक करेगा, किसका काम है इसको ठीक करना? अच्छा, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा शहजाद साहब। बात यह है कि मैं उधर अमेरिका रह के आया हूँ, इंग्लैंड रह के आया हूँ, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे मैंने देखा, तुर्की सबसे पहला मैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पे गया था, सऊदीया में सर्व करके आया हूँ पाकिस्तान की तरफ से। मैंने उन मुल्कों के अंदर बहुत कम लोग देखे हैं जो आपकी मुल्क की तरह ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी करे। वहां पे स्पेसिफिक तालीम दी जाती है। वहां हाई स्कूल ग्रेजुएट होता है लड़का या लड़की, और उसके बाद वो स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आगे साल 2 साल का या जूनियर कॉलेज करता है या कोई डिप्लोमा करता है, और उसके बाद वो स्किल्ड बेस्ड जॉब होती है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी इंडस्ट्री के अंदर वो लोग खप जाते हैं, वो काम करते हैं। हमारे यहाँ आप डिग्रियां जरूर देते हैं लेकिन आप स्किल नहीं सिखाते। अगर आपने वाकई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम को बदलना है, तो आपको इन्हें स्किल बेस करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इशू है। बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं कि हम नौकरियां देंगे, लेकिन सरकारी नौकरियां सारी उम्र लेके नहीं चलाई जा सकती। आपको पता है कि जो पेंशनों का बोझ है वो 550 अरब से ऊपर चला गया हुआ। अब नया जो रूल आया है वो ये कहता है कि 20 साल नौकरी या आपकी कॉन्ट्रीब्यूटरी जो हमने करना है, क्या उसको कहते हैं, पेंशन, यानी जितना आपसे कटेगा कुछ उधर से गवर्नमेंट लेगी, उसको इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि पेंशनों का बोझ आपका बहुत ज्यादा है। कितनी देर तक आप सरकारी नौकरियों के ऊपर लोगों को रिलाय करवाएंगे? आपको आहिस्ता आहिस्ता स्किल बेस्ड लोगों को लाना पड़ेगा, और फिर इंडस्ट्री की तरफ आना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योरशिप करवानी पड़ेगी। अभी नौजवान नस्ल डॉलर कमाना शुरू हो गई है, जिनको थोड़ी बहुत अकल है, या मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, या वो ई कॉमर्स की तरफ आ गए हैं। लेकिन सारे लोग तो एक तरफ नहीं जा सकते। तो आपको पुराने जमाने से अगर देख लें तो यहाँ पे स्किल डेवलप होती थी और वो नस्ल दर नस्ल चलती थी। अब लोग उसको साइंटिफिकली अगर कर लें या उसके इदारे बन जाएं, खाली सिर्फ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी या 2-4 और इदारे हैं, वो प्रोफेशनल तालीम तो देते हैं, लेकिन जिसे आप पंजाबी कहते हैं ना, लुहारा तरखाना,
आप उसको मॉडर्न टाइम पे लाएं स्किल्स को, और फिर वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी वर्कशॉप्स, अपनी स्किल्स लेके चले। ये आपके मुल्क के अंदर, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मुझे आज आप कहें ना कि आप क्या सीखना चाहेंगे, मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई स्किल सीखूं। साहब प्रोफेसर होना अपनी जगह बड़ा वैल्यूएबल है, लेकिन मैं कोई स्किल सीखूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत बड़ा जो ट्रॉलर होता है ना 22 व्हीलर, उसको चलाने का लाइसेंस, टेक्निकली बाहर बड़ा कमाते हैं, आशिर अजीम साहब बड़ा बात जाके कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उनका कैरियर खत्म हो गया था, या जो भी हालात बने वो आपके सामने है। तो आई बिलीव कि आप स्किल बेस्ड लोगों को करें, डिग्रियां दें, जरूर दें, लेकिन उसके अंदर स्किल को इन्वॉल्व करें। अभी आपके यहाँ पूरी दुनिया के अंदर स्किल बेस्ड चीजें चलने की वजह से उनके यहाँ लोग प्रोफेशनल बड़े अच्छे पैदा होते हैं। स्टीव जॉब ने कौन सी डिग्री ली हुई थी, या बिल गेट्स के पास कौन सी डिग्री है, ठीक है? या अगर आप जेफ बेजोस की बात करें, या जैकमा की बात करें, जैकमा चले टीचर थे, तो बाकी अली बाबा वाले, बाकी जो लोग हैं, क्या वो डिग्रियां लेके आए हुए हैं? उनके पास स्किल्स हैं और उन्होंने तजर्बे किए, कारोबार किए, या अपनी स्किल को काम में लाके नई चीज इन्वेंट की, और वो लोग कामयाब हो गए। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा चलता है। हमारे यहाँ ही सिर्फ ये है कि डिग्रियों पे डिग्रियां लेते जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल उनकी जब इम्प्लीकेशन की बात आती है तो फिर हम फेल हो जाते हैं। तो ये आपको चेंज लानी पड़ेगी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या क्या उसको कहते हैं पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाले लोग हैं, वो स्किल्स को इम्पार्ट करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि तब्दीली आएगी। खास पार्टियों को वोट देने से तब्दीली नहीं आनी, मैं क्लियर हूं इस बारे में। सर बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम आपसे गाय बगाए राय लेते रहेंगे, क्योंकि बड़े टॉपिक हैं इस पे। एजुकेशन पे हमारा बहुत बड़ा इशू है। हम आप प्रोफेसर हैं, हम आपसे एजुकेशन के बारे में बहुत सी चीजें जानते रहेंगे, और हो सकता है हम नौजवान नस्ल को कोई सही राह पे ला सके तो जरूर लाएंगे। डिग्रियों की क्या जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी। थैंक थैंक यू। यू सो मच, आपने टाइम दिया। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। श्योर। मैसेज ये है कि तालीम के साथ साथ ना तरबियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। हम तालीम तो ढेरों ढेर दे रहे हैं, डिग्रियां भी दे रहे हैं, बच्चे अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, और मुंह बिगाड़ बिगाड़ के नए स्लैंग्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो तरबियत वाला खाना है ना, मोस्टली एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी, हमें वो चीज इनकलकेट करनी है। तरबियत अगर नहीं है तो खाली डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है। डिग्री माथे पे लिख के या गले में पहन के आप ये कहें कि इसने फलां डिग्री ली हुई है, वो तो रवैयों से पता लगता है। तो बस इतनी सी छोटा सा पैगाम यही है कि जो तरबियत का कंपोनेंट है ना, उसको जरूर जहन में रखें। बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू सो मच। मुझे और प्रोफेसर साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह।